नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। साथियों, मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर हम एक विशेष प्रोग्राम आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, जहां हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पूर्ण विश्लेषण जो पिछले 4 परीक्षाएं रीट की हुई हैं उनके तमाम प्रश्नों का हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी सीरीज में आज की ये कक्षा है शिक्षा मनोविज्ञान की। इससे पहले कि हम आज की क्लास से शुरू करें, दोस्तों एक श्लोक कहीं कल मैं पढ़ रहा था और मुझे आज बरबस आप लोगों के लिए याद हो आया है, जो कहता है कि उद्यमेन विसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति मुखे मृगा। कि कोई भी कार्य है वो उद्यम करने से, मेहनत करने से ही सफल होता है, सिद्ध होता है। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई विद्यार्थी, आपका कोई साथी होगा जो हो सकता है आर्मी में जाना चाहता होगा, धावक बनना चाहता होगा, बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, तो मेहनत करेंगे पूरे समर्पण, पूरी लगन के साथ, तब ही हम उसमें सफल होंगे। जैसे कि अगर कोई शेर ये सोच ले कि मैं बैठा रहूंगा और मेरा शिकार जो है वो मेरे मुंह में आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा असंभव है। दौड़ना पड़ेगा जीतने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दौड़ता शेर भी है, दौड़ता हिरण भी है। हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, शेर अपना पेट भरने के लिए दौड़ता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने ज़िंदगी की दौड़ चालू रखनी है। लॉकडाउन में आप अपने घरों में होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, हमारी टीम उम्मीद करती है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को, जिसमें रीट के कुछ और प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह सवाल रीट 2015 का है और सवाल कहता है शैशवावस्था की विशेषता क्या है। आप जानते हैं कि पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा की थी, और इस पहले प्रश्न से ही आप समझ गए होंगे कि आज की जो कक्षा में जो प्रश्न होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विकास की अवस्थाओं से जुड़े हुए होंगे। तो पूछा गया है शैशवावस्था की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या चौथा है मानसिक विकास में तीव्रता। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है प्रश्न असत्य कथन पूछता होता है, हमारे दिमाग में हमें लगता है कि सत्य पूछा है और हम क्वेश्चन को आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। इसलिए आइए इससे पहले कि इस क्वेश्चन के उत्तर पर चलें, देखते हैं कि कौन से वो बिंदु हैं, कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे ये प्रश्न आया है। बात करते हैं विकास की और विकास से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों की, जिनके जरिए हम इस क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बाल विकास पर काम किया है, चाहे वो श्रीमती हार्लॉक हो, चाहे रॉस हो, चाहे कॉलसैनिक हो, सेले हों, उन्होंने अपने अपने स्तर पर बाल विकास पर काम किया और अपने अपने स्तर पर उन्होंने विकास के चरण बताए, विकास की अवस्थाएं बताई। जैसे कि मैं अगर रॉस की बात करूं तो रॉस कहते हैं कि शैशवावस्था फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था, माफ कीजिएगा, फिर आपकी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। ये 4 चरण आपको रॉस ने बता दिए। अब रॉस इनका वर्गीकरण करते हैं 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से आपका 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। ये रॉस का वर्गीकरण है। अगर इसी तरह से अगर मैं कॉलसैनिक की बात करूं तो कॉलसैनिक ने अपना वर्गीकरण दिया है। कॉलसैनिक जो है वो शैशवावस्था को ही बांट देते हैं। वो कहते हैं 1 माह से लेकर 15 माह तक जो है वो प्रारंभिक शैशवावस्था होगी, 15 माह से 30 माह तक जो है वो उत्तर शैशवावस्था होगी। ठीक इसी प्रकार जब वो बाल्यावस्था पर आते हैं तो बाल्यावस्था के भी वो 3 चरण कर देते हैं कि 2.5 साल से 5 साल तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था होगी, 5 साल से 9 साल तक मध्य बाल्यावस्था होगी, 9 साल से आपके 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था होगी, फिर 12 साल से वो आपका किशोरावस्था को प्रारंभ करते हैं। जब हम श्रीमती हार्लॉक के बारे में जानते हैं, जब हम श्रीमती हार्लॉक को पढ़ते हैं, तो वो गर्भावस्था से ही इस बात को प्रारंभ कर देती हैं। विकास के चरण की शुरुआत वो गर्भावस्था से ही बताती हैं। और किशोरावस्था के भी उन्होंने 3 चरण बताए हैं। वो 12 से 20 वर्ष तक किशोरावस्था की बात करती हैं। सबके अपने अपने कथन हैं, हर मनोवैज्ञानिक का अपना अपना दृष्टिकोण है, उनकी अपनी रिसर्च है, उनके अपने अपने अनुसंधान हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ते हैं, जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जब हम एनआईओएस की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, और उनके साथ साथ जब हम पुराने प्रश्न पत्रों के ऊपर भी विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बाल्यावस्था को हम इस सीक्वेंस में ब्रेक कर सकते हैं, जो हमारे पढ़ने के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इसको भी अगर हम ब्रेक करना चाहें, इसको भी अगर हम लिंक करना चाहें, तो हम लिंक कर सकते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से। हालांकि जब हम आगे भविष्य में जीन पियाजे को पढ़ेंगे तब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हम इसे समझ रहे हैं, जीन पियाजे ने जो वर्गीकरण किया है, जीन पियाजे ने जिस तरह से अवस्थाओं को बांटा है, वो काफ़ी सहज है और सरल है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं और दोनों को अगर लिंक कर लें, हालांकि वो एक अन्य किस्म की विकास की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक अन्य किस्म के विकास की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग आयाम हैं, लेकिन अगर दोनों को लिंक करा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने में सहूलियत होगी। आइए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शैशवावस्था, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी याद रखना, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को माना भी है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये बात कही भी आती है कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था है। अब जैसे अगर मैं श्रीमती हरलॉक की बात करूं तो वो तो कहती हैं शैशवावस्था में भी एक अवस्था आएगी जिसमें जन्म से लेके 2 सप्ताह तक, और 2 सप्ताह से लेके फिर 2 वर्ष तक, उन्होंने भी इस हिसाब से ब्रेक किया है। उसमें हमें नहीं फंसना है, उस फेर में हमें नहीं जाना है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक। 2 महत्वपूर्ण यहां पर मैं कथन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिन्हें हम एक बार समझते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। याद रखिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। और क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शैशवावस्था वो आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। वो बेस है जिसके ऊपर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो आधार की बात तो कौन कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो। और आपके ये बात कौन कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काल है? वो कह रहे हैं वैलेंटाइन। माफ कीजिएगा, सबसे आदर्श काल कौन कह रहे हैं? वैलेंटाइन। तो आदर्श काल की बात कर रहे हैं वैलेंटाइन, और आपके आधार की बात करी है क्रो एंड क्रो ने। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो अक्सर कई बार परीक्षाओं में आ जाती है, हमें एक सरसरी निगाह इनके ऊपर रखनी चाहिए। क्या है शैशवावस्था की विशेषताएं? एक बार देखते हैं। सबसे पहली विशेषता, शैशवावस्था में शारीरिक विकास में आपको तीव्रता देखने को मिलती है। आपने खुद ने भी अपने इर्द गिर्द अपने घरों में किसी बच्चे को अगर देखा हो तो देखा होगा कि बहुत तीव्र गति से उसका विकास होता है। फिर चाहे वो शारीरिक विकास हो, फिर चाहे उसका मानसिक विकास हो, बहुत तीव्र गति से होता है। कल की कक्षा में भी हमने ये बात की थी कि एक बच्चा किसी नई भाषा को जितना जल्दी बचपन में सीखता है, हम राजस्थान में आते हैं, हम राजस्थानी को बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। कोई बच्चा अगर तमिलनाडु में पैदा हुआ है तो वो तमिल भाषा को बहुत उसी अवस्था में तमिल भाषा को सीख लेगा। लेकिन आज आप या मैं 5-6 साल भी लगा दें तो उस धारा प्रवाह स्थिति में उस भाषा को नहीं बोल पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है, शारीरिक विकास में भी तीव्रता देखने को मिलती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता देखने को मिलती है। उसके अलावा शैशवावस्था वो अवस्था है जिसमें बालक दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से कमजोर होता है। कौन से उम्र की बात हो रही है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। इस उम्र में बच्चा शारीरिक दृष्टि से इतना ताकतवर नहीं होगा, तो दूसरों पर निर्भर रहेगा। जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक माँ है जो अपने पुत्र को या पुत्री को जो है खाना खिला रही हैं। तो अब भोजन के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उस व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ये शैशवावस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, दूसरों पर निर्भर होना। फिर एक और विशेषता है अपरिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अवस्था ही ऐसी है, जन्म हुआ है अभी, तो परिपक्वता आएगी कहां से? परिपक्वता समय के साथ साथ आएगी, अभी तो जन्म लिया है उसने। चौथा बिंदु जो हमने पढ़ा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसका क्या मतलब है साथियों? एक बहुत साधारण सा उदाहरण देखिएगा। दरअसल साइकोलॉजी में भी मैं अक्सर विद्यार्थियों से भी यही कहता हूं, और आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा, कि हम अगर अपने इर्द गिर्द जो छोटे छोटे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, यदि हम उनसे साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट्स को अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी गणित की जैसे नहीं है कि एक क्वेश्चन है, उसका एक सिद्ध फॉर्मूला है और उस पर प्रश्न बन जाएगा। एक बात कही जाएगी
और आपको उसे समझना होगा और फिर प्रश्न में वो बात किस तरह से पूछी जा रही है यह भी देखना होगा। आज हम उन दोनों चीजों के ऊपर विचार करेंगे। जो बात मैं अभी आपसे कह रहा हूं वो किस तरह से हम क्वेश्चन आंसर्स में इंप्लीमेंट करेंगे यह भी हम अभी समझेंगे। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब है कि बेसिक इंस्टिंक्ट, जो बेसिक व्यवहार हैं, जो मूल एक व्यक्ति के व्यवहार होते हैं। कैसे? एक बच्चे को भूख लगी, शिशु है, 0 से 2 वर्ष, शैशवावस्था की उस अवस्था में है, स्टेज पे है, भूख लगी, वो रोएगा। उसको प्यास लगी, वो फिर रोएगा। उसकी माताजी उसके पास नहीं है, वो रोकर बताएगा। उसको पेट में मान लीजिए दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो फिर रोएगा। मान लीजिए सो रहा है, नींद उचट गई, रोएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए आज हम हो सकता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस बालक के पास एक मूल माध्यम है रोना, जिसके जरिए वो अपने सारे भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो ये वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है जो शैशवावस्था की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं देखते हैं। एक और विशेषता है जो देखने को मिलती है, वो है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव। बच्चा क्योंकि कुछ चीज समझ नहीं पाता, उसे यह नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक आईफोन है, अच्छा महंगा आईफोन है, आपने उसे अपने किसी दोस्त को दिया। वो बहुत ध्यान से देखेगा उसे कि क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक आईफोन है, वो मैंने लिया है, बहुत महंगा आईफोन है। लेकिन वही आईफोन आप अगर किसी एक छोटे बच्चे को दोगे, वो पहले तो उसे मुंह में रखेगा, मुझे लगेगा खाने की चीज़ दी है, कोई नहीं समझ आएगा, उसको फेंक देगा। उसको कोई मतलब नहीं है ये लाखों का है, करोड़ों का है, हजारों का है, कोई मतलब नहीं है उसे। तो कथन का अभिप्राय यह है कि उसमें कोई नैतिकता नहीं है, फ्री विल की बात है ये, उसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक इसी प्रकार से संवेगों का विकास धीरे 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 इस अवस्था तक होना शुरू हो जाता है। कैसे? आप एक 1.5-2 दिन के या 4-5 दिन के बच्चे से बात करेंगे, आपको वो रोता हुआ ही मिलेगा। लेकिन 4 महीने 6 महीने के बाद अगर आप उस बच्चे के पास, जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में हम एक ध्वनि निकालते हैं बच्चे को खिलाने के लिए, इस प्रकार से इस तरह से कुछ करते हैं, तो अगर हमने इस तरह की ध्वनि निकाली तो बच्चा देखेगा कि अच्छा मुझसे ये बात कर रहा है। हम उसे कहेंगे बेटा कैसे हो, तो मतलब उसे लगेगा कि मुझसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक इसी प्रकार से उसमें धीरे धीरे संवेग यानी इमोशंस आएंगे। उसे लग रहा है कि मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठा है वो हंस रहा है तो मैं भी हंसूं। उसे लग रहा है कि वो मुझसे पे गुस्सा दिखा रहा है। कई बार हम किसी बच्चे के साथ खेलते खेलते उस पर गुस्सा कर देते हैं, तो गुस्सा करूं। और मनोविज्ञान ये मानता भी है कि 2 साल के आसपास और उस अवस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक जब हम पहुंचते हैं इस हिसाब से, तब व्यक्ति के अंदर संवेगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, या वो अंतिम चरण में होता है, वो अपनी पूर्णता तक पहुंच चुका होता है। आत्म प्रेम की भावना, देखिए मैं जिस बात की बात अभी यहां पर कर रहा था उसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम का मतलब है कि बच्चा ये चाहता है कि बच्चा जो है वो स्वयं से प्यार करता है, अपने आप से प्यार करता है। और इसी आत्म प्रेम का एक पहलू यह भी है कि बच्चा ये नहीं चाहता कि उसकी जो चीजें हैं, चाहे उसकी माताजी हो या कोई और हो, वो किसी और के साथ वो चीजें शेयर करे। यानी वो चाहता है सब मुझे प्यार करें, और वो स्वयं भी अपने आप से ही प्यार करता है। अब परीक्षा में कई बार आत्म प्रेम शब्द नहीं आता, जिसकी मैं बात कर रहा था कि चीजें हमें समझनी कैसे हैं। कई बार परीक्षा में आत्म प्रेम शब्द नहीं आता, कई बार परीक्षा में शब्द आ जाता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक स्वार्थी होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तो सोचिए ये कौन सी अवस्था है। इसी अवस्था में ऐसा होगा ना कि वो चाहता है कि कोई सब मुझसे प्यार करें और जो मेरी चीज है वो कोई और ना ले जाए। बचपन में हमने ये उदाहरण देखा होगा, हम अब अक्सर हमारे घर परिवार के छोटे बच्चों के साथ ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो दादी के पास अपनी माँ के पास बैठा है और हम दादी माँ के पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ मेरी है, और वो बड़ा गुस्से से आता है और बोलता है नहीं माँ तो मेरी है। एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, लेकिन शैशवावस्था की इस विशेषता को इससे बेहतर कोई सी उदाहरण से हम नहीं समझ सकते। फिर बात करते हैं गैर सामाजिक। उसे नहीं पता कि सामाजिकता क्या होती है, वो ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वो गैर सामाजिक होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, और इसको एक बहुत कुछ दिनों से एक मैसेज व्हाट्सएप पर चल रहा था, उसके जरिए भी इसे समझा जा सकता है। मैं वो मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। वो कहते हैं कि ये एक प्राणी है, उस मैसेज में ये लिखा हुआ था, आप समझिएगा, आपको ये पूरी शैशवावस्था इस एक मैसेज से समझ में आ जाएगी। बहुत ही हास्यास्पद मैसेज है, बहुत ही हास्यप्रद मैसेज है। देखिएगा, ये एक प्राणी है, ये जिस घर में रहता है उस घर का किराया देने के पैसे इसके पास नहीं है। ये जो खाना खाता है वो खाना ये खुद नहीं बनाता,
ना इसके पास जो खाना खाता है उसके राशन के पैसे हैं, ये जो कपड़े पहनता है इसके पास ना वो कपड़े पहनने के पैसे हैं, ना वो कपड़े इसे पहनने आते हैं। ये अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर है, लेकिन इस वक्त ये बच्चा टीवी देख रहा है। आप में हिम्मत है तो चैनल चेंज करके बता दो। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो किस प्रकार का होता है। वो आत्म प्रेमी होता है, उसके अंदर धीरे धीरे संवेगों का विकास होगा, लेकिन वो गैर सामाजिक है, वो नैतिकता भी उसमें नहीं है। वो उसे अगर आपकी माता जी या छोटा भाई बड़ा भाई कहेगा मेरा काम कर दे, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही मौज में मस्त है। यही शैशवावस्था की विशेषता है। आइए अब इस प्रश्न को, जिसको हम सबसे पहले लेकर आए थे, उस प्रश्न को वापस हल करने की कोशिश करते हैं। इनमें से शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, पहला ही पॉइंट हमने ये देखा था, बिल्कुल ये है। मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता है, मानसिक विकास में भी तीव्रता है, बिल्कुल। दूसरों पर निर्भरता, हमने देखा कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, उस उदाहरण से हमने ये समझने की कोशिश की, ये भी सही है। नैतिकता का होना गलत, नैतिकता का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। रीट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, नैतिकता का अभाव इसमें पाया जाता है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। यह आर्टेट 2011 में यह सवाल पूछा गया था साथियों। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है हमें समझना है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शैशवावस्था की हमने विशेषताएं देखी, शैशवावस्था में हमें यह चीज नहीं पढ़ने को मिली, तो सी तो उत्तर नहीं होगा। अब हम जानते हैं ए और बी में से कौन सा उत्तर हो सकता है। आप में से कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा, तो जिन्हें भी पता है नहीं भी पता है तो हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस सवाल पर वापस आते हैं। तो शैशवावस्था के बाद हम जिस अवस्था को पढ़ते हैं, शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक जाती है, और उसके बाद हम जिस अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, वो अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। और जिस तरह से मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह से इसका वर्गीकरण किया हुआ है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, NIOS में, आपकी NCERT में, तो उनमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि बाल्यावस्था जो है उसकी जो एज है, उसका जो समय है, उसके जो वक्त है वो है 2 से 12 वर्ष। 2 से 12 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था, 2 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था। यहां पर एक कथन है जो कहते हैं कि ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन, ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन कहते हैं कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। उसके अलावा रॉस भी बाल्यावस्था पर एक बात कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या पक्वता का काल है। इस मिथ्या पक्वता को हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हाल आप सिर्फ इस कथन को समझिए कि मिथ्या पक्वता होती क्या है, उसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, जैसे ही हम अगली स्लाइड्स में, अगले इसके क्लास के आगे के चरण में पहुंचेंगे। लेकिन जब हम परीक्षाओं में देखते हैं तो बाल्यावस्था का भी वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। बाल्यावस्था को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है साथियों। बाल्यावस्था जिसकी उम्र 2 से 12 वर्ष है, उसका एक स्टेज कहलाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होती है, और दूसरी स्टेज कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा, 2 से 6 वर्ष तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और 2 से 12 तक चाइल्डहुड। सवाल दोनों ही तरीकों से आ सकते हैं, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग करके थोड़ा सा समझना है ताकि कहीं भी हम कंफ्यूज ना हो जाएं। आइए, बाल्यावस्था मिथ्या पक्वता का काल है, समझने की कोशिश करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। उससे पहले अब पूर्व बाल्यावस्था पर हम चलते हैं। बाल्यावस्था को ब्रेक करके हमने पूर्व बाल्यावस्था को समझा। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की उम्र के लिए होती है, और इस अवस्था को खिलौना आयु कहा जाता है। इस अवस्था को खिलौना आयु कहा जाता है। ब्रूनर, होरान, काज, ये वो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, अनुसंधान किया, शोध किया, और वो शोध करके इन्होंने पाया कि ये वो अवस्था है जिसमें बालक खिलौनों से खेलने में बहुत आनंद महसूस करता है। ये एक तस्वीर भी इसीलिए हमें मिली, और ये तस्वीर हम आप लोगों के लिए ले आई ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहें कि खिलौनों की अवस्था या खिलौनों से खेलने की जो अवस्था है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है।
इस अवस्था को प्री स्कूल एज भी कहते हैं। खिलौना आयु को आप टॉय एज या टॉय स्टेज कह सकते हो। विद्यालय पूर्व अवस्था को आप प्री स्कूल एज कह सकते हो, प्री स्कूल एज। स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था है। उसके बाद क्योंकि इसे प्री स्कूल एज कहा जाता है, जो शिक्षक हैं जिन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, उन्होंने इस अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को तैयारी का समय बताया। तैयारी का समय। प्रश्न इस कथन से भी कई बार सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी अवस्था है जिसे तैयारी का समय कहा गया है। तो वो अवस्था आपकी हो जाएगी कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। बहुत सरल है। इसी अवस्था को टोली पूर्व अवस्था भी कहा गया है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा टोली में नहीं रहे, टोली से पहले की अवस्था। अब ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये अगर टोली पूर्व अवस्था है तो इसके बाद वाली अवस्था टोली अवस्था होगी, टोली स्टेज या जो भी कह सकते हैं हम। इसे कई बार परीक्षा में प्राक टोली भी कहा जाता है, यानी टोली से पहले की अवस्था। प्राक टोली और ये टोली पूर्व अवस्था। ये तस्वीर है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो खिलौना आयु, विद्यालय पूर्व अवस्था, शिक्षकों द्वारा कहा गया है तैयारी की अवस्था, टोली पूर्व या प्राक टोली अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ और उदाहरण भी हैं, कुछ और विशेषताएं भी हैं, जिसमें एक आती है कष्टप्रद अवस्था या फिर समस्या अवस्था। समस्या अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त जो बच्चे हैं बड़े जिद्दी किस्म के हो जाते हैं, कहना नहीं मानना, बात नहीं सुननी। यहाँ पे जैसे एक बच्चा है, पिताजी कुछ कह रहे होंगे और ये बोल रहा है बोले कौन करूं के कर ले शो, उस टाइप के जो बच्चे होते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, इसलिए 2 से 6 वर्ष की, इसको कष्टप्रद अवस्था कहा जाता है। कष्टप्रद। इस अवस्था का एक और इसकी विशेषता है, एक और इंपॉर्टेंस है जो इस बिंदु में लिखी हुई है। वो कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास जो है वो मंद गति से होता है। तो शैशवावस्था में जितनी तीव्र गति से विकास हुआ था, पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद गति से होता है, शैशवावस्था में विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। इस अवस्था को अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं। अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था। कोई बात हुई, ये क्या है, ये क्यों काम आता है, कोई घर पे आए, भाई कौन है, ये अंकल हैं, हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये है मामा जी, मामा जी क्या होता है। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चा हर बार किसी न किसी तरह का प्रश्न आपसे पूछता रहता है, तब इसे जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है। और अगर कोई बच्चा जिज्ञासु होगा तो उससे जो बात कही जाएगी, उसको जो पूछा जाएगा, वो बच्चा जो पूछेगा, उसका जो उत्तर उसे दिया जाएगा, वो उसके ऊपर मंथन करेगा, वो उसके ऊपर अन्वेषण करेगा। इसीलिए कई मनोवैज्ञानिक इसे अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहते हैं। जिज्ञासा अवस्था, अन्वेषणात्मक अवस्था। सवाल जिस अवस्था में ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चा कुछ से कुछ क्यूरोसिटी रखता है। याद रखिएगा, क्यूरोसिटी की अवस्था कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। क्यूरोसिटी जिस अवस्था में बच्चे में सबसे ज्यादा होती है, वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था एज, ये वाली एज होती है। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ और यहां पर उदाहरण हैं, कुछ और विशेषताएं हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा इस अवस्था में होती है। कई बार सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी वो अवस्था है जिसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, तो वो प्रवृत्ति होती है पूर्व बाल्यावस्था में। अनुकरण की प्रवृत्ति पूर्व बाल्यावस्था में होती है। नए नए कौशल सीखने की अवस्था है। नए नए कौशल सीखने की अवस्था है और कल्पना शक्ति में बहुत तीव्र विकास इस अवस्था में होता है। कल्पना शक्ति में तीव्र विकास। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति कैसी? अनुकरण का मतलब इस अवस्था में, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी, कोई बहुत छोटा बच्चा, उसके पिताजी चश्मा लगाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, जब पापा घर में नहीं होंगे या घर पे भी होंगे तो कहीं कोई चश्मा लेगा, उसको ऐसे कान पे लगा के, नाक पे लगा के और बैठ के ऐसे घूमेगा, जैसे पिताजी की तरह से एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। या फिर आपने घरों में देखा होगा, बहुत सरल उदाहरण है, बहुत छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, गुड़िया होती हैं, वो जब इस अवस्था में होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की उम्र, तो रसोई में अपनी मम्मी के पास चली जाती हैं कि मम्मी एक बेलन मुझे भी दे दो और एक वो चकला दे दो, मैं भी रोटी बनाऊंगी। फिर वो पूरे, जितनी देर में पूरे घर का खाना बनता है उतनी देर में वो एक बेलन, एक वो लोया लेके और बेलन को लेके एक रोटी बनाती रहती है कि हाँ बन गई, वाह वाह मैंने रोटी बनाई। तो ये जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, वो रोज देखती है कि उसकी माताजी रसोई में क्या कार्य कर रही हैं और उसको ही उसने अनुकरण करने की चेष्टा की। इस अवस्था को नए नए कौशल सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। अब नए कौशल सीखने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि कोई बच्चा इस अवस्था में स्विमिंग सीख लेगा या कराटे सीख लेगा। नए कौशल सीखने का मतलब है कि बच्चा भाषा इस अवस्था में सीखता है,
बच्चा पूरी तरह से चलना दौड़ना इस अवस्था में सीखता है, बच्चा अलग अलग तरह से अपने आप को समझना इस अवस्था में सीखता है। तो ये अभिप्राय है कि ये सब कौशल ही तो हैं, ये बेसिक मानवीय जो कौशल हैं ये उस व्यक्ति को इस अवस्था में प्राप्त होते हैं, इस अवस्था में वो इन कौशलों को समझता है। इसलिए इस अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, नए कौशल को सीखने की अवस्था कहा जाता है। कल्पना शक्ति में तीव्र विकास, इस अवस्था में व्यक्ति की कल्पना शक्ति में तीव्र विकास होता है। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, उससे आपको यह समझ में आएगा कि कल्पना शक्ति में तीव्र विकास का अभिप्राय क्या है। उससे पहले आप ये देखिए, ये अनुकरण की मैं यहां पे बात कर रहा था। एक पिताजी जब दाढ़ी कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, तो बच्चे ने कहा कि पापा मैं भी शेविंग करूंगा आपके साथ। तो ये अनुकरण की एक आपने तस्वीर देख ली। और जिस कल्पना शक्ति में तीव्र विकास की मैं बात कर रहा था, वो तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा, और घरों में नहीं देखा होगा तो मैं दावा कर सकता हूं आप में से 80% विद्यार्थियों ने अपने जीवन में ये किया होगा। मैंने तो किया है, देखिए ये बात तो मैं झुठलाऊंगा नहीं। जब हम बहुत छोटे थे, इस अवस्था में थे, तो कुछ भी पेंसिल ली, कहीं भी दीवार पे जो जी में आया बना दिया। हमें लगता था कि पता नहीं हम क्या बना रहे हैं, मतलब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति हम ही बना रहे हैं, और हम यही ऊट पटांग लीक लकोटे उस दीवार पे करते रहते थे, पूरी दीवार हम खराब कर दिया करते थे। ये हमारी कल्पना ही तो है, ये वो कल्पना शक्ति है जिसकी वजह से हमने ये सारी चीजें की हैं। तो यही आपकी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता है, जिसे कल्पना शक्ति में तीव्र विकास कहकर हम समझ सकते हैं। ये सरल जीवंत उदाहरण यदि हम अपने आसपास के जीवन के जब लेंगे, समझेंगे, तो हम उन चीजों को बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगले इसी प्रश्न को, जिस प्रश्न पे हम अभी गए हुए थे कि खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है। मैंने कहा था कि ब्रूनर, होरान और काज, इस तरह के कई 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा था कि पूर्व बाल्यावस्था वो अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड वो अवस्था है जिस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो एक प्रश्न आया था कि इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का भी समय कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, कौन सा आंसर होगा? हमने अभी अभी देखा था कि रॉस ने यह कथन दिया था, रॉस का यह कथन हमने पढ़ा था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था इसका उत्तर है। बाल्यावस्था इसका उत्तर है। मिथ्या पक्वता क्या है, इस पर मैंने आपको पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि थोड़ी देर में हम इसको बहुत विस्तार से समझेंगे। और याद रखिएगा, विस्तार से जब समझेंगे तो मैं ये क्वेश्चन एक बार वापस आप लोगों से पूछूंगा, आप सभी विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन वापस नए ऑप्शंस के साथ पूछूंगा। हमें देखेंगे कि हम किस तरह से इसका उत्तर उस वक्त दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभी अभी हमने विशेषताएं देखी है। तो पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा अनुकरण की अवस्था, तीसरा प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था तो बिल्कुल बच्चा खेलता रहता है। प्रश्न करने की अवस्था, देखिए मैंने जब आपको यह चीज पढ़ाई थी, समझाई थी, तो मैंने एक शब्द लिखा था जिज्ञासा। हो सकता है परीक्षा में जो परीक्षक है आपका, बोर्ड जो है, वो जिज्ञासा शब्द ना दे, वो दे दे प्रश्न करने की अवस्था। हो सकता है परीक्षक दे दे जानने की अवस्था। सबसे ज्यादा जानने की जो एक ललक होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? परीक्षक जो है वो प्रश्न कर ले, उत्सुकता एक बालक में सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि जो तय पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, उनको रटने की बजाय हमें उन्हें आम जीवन से, अपने जीवन से जोड़ के समझना है कि ये दरअसल कहना क्या चाहते हैं। तो प्रश्न करने की अवस्था, जिज्ञासा, इसी अवस्था में होती थी। अनुकरण करने की अवस्था, जो बेलन वाली बात हमने की थी, उसके जरिए से समझा था। दल समूह में रहने की अवस्था, ये मेरा उत्तर नहीं है। तो तीनों मेरे सही ऑप्शंस हैं। मुझे पूछा है कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कौन सी अवस्था की विशेषता है, अभी तक तो मुझे नहीं पता। मैं आगे अभी पढ़ूंगा तब मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा दल समूह में रहने की अवस्था कौन सी है। आइए इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों को नई खोज की ओर घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अभी हमारे पास 2-3 ऐसे फैक्ट्स हो गए। पिछली बार भी एक ऑप्शन आया था दल वाला, यहां पर भी ये क्वेश्चन है। आइए समझते हैं पहले उत्तर बाल्यावस्था को, उसके बाद इन प्रश्नों पर वापस आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, शैशवावस्था है जो 0 से 2 वर्ष तक है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी फ्रॉम 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 2 years एंड एंड्स टू 6 years,
उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड के बाद जब हम लेटर चाइल्डहुड पे आते हैं, जब हम उत्तर बाल्यावस्था पे आते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। श्रीमती हार्लॉक जब उत्तर बाल्यावस्था को डिफाइन करती हैं तो वो कहती हैं कि उत्तर बाल्यावस्था वो अवस्था है जब व्यक्ति में यौनांगों का विकास होता है, प्यूबर्टी स्ट्राइक करती है, या इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो वर्तमान की परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि 6 से 12 वर्ष तक, 11-12 वर्ष का एक माना गया है उसमें श्रीमती हार्लॉक जी द्वारा, लेकिन हमें इसे 12 वर्ष मानना है। आइए क्या विशेषताएं हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, और हर विशेषता को मैं पूर्व बाल्यावस्था से लिंक करते हुए चलूंगा ताकि हमें एक तरह से रिवीजन भी होता जाए। उस अवस्था को जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वो पूर्व विद्यालय अवस्था है, और ये है प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। इसको अर्ली स्कूल एज भी कहते हैं, या एलिमेंट्री स्कूल। कई आपको जगह अर्ली स्कूल एज भी मिल जाता है, अर्ली स्कूल स्टेज भी मिल जाता है, कई जगह इसे एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी मिल जाता है कहा हुआ। इस अवस्था को क्रिटिकल अवस्था भी कहा जाता है, नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर में हम इसे समझेंगे। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से होता है, बहुत मंथर गति से, सीधी गति से, बहुत सरल गति से, और जिसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट गति से, समान गति से होता है, शिथिल हो जाता है वो विकास। सबसे पहले शैशवावस्था पढ़ी थी जहां बहुत तेज होता है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि बहुत धीरे होता है, यहां पर समान गति से होता है। उसके बाद इस अवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को हम गिरोह अवस्था भी कहते हैं। गिरोह अवस्था जिसको हम टोली अवस्था कहते हैं, और अंग्रेजी में जो फॉरेन के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके लिए एक शब्द दिया था, गैंग एज। कई बार सीधा सीधा ये प्रश्न आता है गैंग एज कौन सी होती है, तो गैंग एज हमारा जो लेटर चाइल्डहुड है, जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था है, उसको गैंग एज कहा जाता है। अब इस गैंग एज का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब गैंग, जो हम अक्सर फिल्मों में या अपने आम जीवन में अखबारों में पढ़ते हैं। गैंग का मतलब यहाँ पर वो भी नहीं है कि तमंचा लेकर छोटे छोटे 6-6 साल के 12-12 साल के बच्चे घूमते होंगे। गैंग का मतलब है एक समूह है, एक टोली है, एक दोस्तों के, यारों की एक ग्रुप है, और उसी में आपको लगता है कि यही जीवन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, वो जो चीज़ है वो इस अवस्था में ही देखने को मिलती है। सबसे पहले मनुष्य में इसी अवस्था में विकसित होती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त इस अवस्था में बने होंगे उनमें से ज़्यादातर आज भी आपके साथ होंगे, और वो दोस्त अब दोस्त नहीं रहे होंगे, परिवार का हिस्सा बन गए होंगे। उसका कारण ये है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है दोस्तों। मैं अब पिछली स्लाइड में जाता हूं, इस पॉइंट को जिसको मैंने अभी रोक दिया था उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाजुक अवस्था क्यों है। गैंग एज है, आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं, ज़्यादा समय आप दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। ऐसे में संभव है कि आप किसी व्यसन का शिकार हो जाएं, आप गलत रास्ते चल जाएं, आपको कुछ बुरी आदत पड़ जाए। तो इसलिए इस अवस्था को कई मनोवैज्ञानिक अपने शोध में कहते हैं कि ये नाजुक अवस्था है, क्रिटिकल अवस्था है, जिसमें बालक का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति, क्योंकि आप दोस्तों के साथ रहते हो, आप थोड़े से हल्का सा आपके उम्र में विकास होता है, आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सा ताकतवर हो रहा हूँ, अब मुझे में थोड़ी सी समझ आ रही है, जबकि नहीं आती है। 6 से 12 साल के बच्चे में कहाँ कुछ इतनी समझ आएगी। तो ये जो अवस्था है, इसलिए इस अवस्था में लड़ाई करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। समूह टोली में स्वीकार्यता का भाव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिएगा। दरअसल जो टोली आयु है, टोली एज है, गिरोह अवस्था है, आपकी गैंग एज है, उसमें आपको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद होता है। आप उनके साथ जीना, उनके साथ बैठना पसंद करते हैं। ऐसे में एक टोली की जो खासियत होती है, एक टोली की जो विशेषता होती है, आप चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही रहूं। एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक टोली है जिसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों की ये टोली है। एक जो बच्चा है उसको डोरेमोन देखना पसंद है, और बाकी सारे बच्चों को भी मान लो धीरे धीरे डोरेमोन की आदत पड़ गई देखने की। अब एक और बच्चा अगर उस अवस्था में ही है और उस टोली में आएगा तो उसे लगेगा कि मेरे साथियों में अगर मुझे रहना है, बात करनी है, और इनके बीच में अगर मुझे मेरी प्रसिद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो मुझे भी डोरेमोन देखना चाहिए, और वो बच्चा फिर डोरेमोन देखने लग जाएगा। इसलिए इस अवस्था को यह कहा जाता है कि इस अवस्था में
स्वीकार्यता का भाव होता है कि मुझे मेरे साथियों में किस तरह से बनाए रहना है, मुझे मेरे समूह में कैसे रखना है। मान लो कोई एक ग्रुप है जिसमें उन बच्चों को शक्तिमान देखना या शाहरुख खान की फिल्में देखना पसंद है या ऋतिक रोशन की फिल्में देखना पसंद है, तो बाकी बच्चों को भी लगेगा कि नहीं यार मेरे साथी सब ये देख रहे हैं ये फिल्में, तो मुझे भी यही फिल्में देखनी चाहिए। कुछ इस तरह से हम इस उदाहरण को से समझ सकते हैं ताकि परीक्षा में कुछ चीज़ आए तो हम इसे रिलेट कर पाएं। ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी तस्वीर जिससे आपको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से चीजें याद हो जाए, किस तरह से टोली एज जो होती है वो कैसे है। ये 2 उंगलियां ऐसे करके विक्ट्री का साइन बना के बच्चे खड़े हैं और अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। तो ये दरअसल इस एज की खासियत होती है ये। उसके बाद इस अवस्था में आत्मनिर्भरता का भाव आना शुरू होता है। आत्मनिर्भरता का भाव, बच्चा धीरे धीरे अपने जीवन के जो नैतिक कार्य हैं, धीरे धीरे खुद के कार्य हैं वो करने लग जाता है। वो कपड़े पहनना खुद शुरू कर देता है। वो उसको मम्मी कह देती हैं कि बेटा जा बाजार से सामान ले आ, तो वो बाजार से सामान लाने लग जाता है। इस तरह के बहुत छोटे छोटे काम है जो उसे करता है, और जब वो पूरा करता है उन कार्यों को तो उसे लगता है कि मुझसे मेरे घर वाले ऐसा काम करवा रहे हैं, मैं निर्भर हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं समझदार हो रहा हूं। और इस तरह का भाव उसमें फिर आना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं कुछ मुझसे मेरे घर वाले इतना काम करवाते हैं, या फिर मैं इतनी तवज्जो रखता हूं, इतनी इंपॉर्टेंस रखता हूं अपने घर में। और इसी के साथ साथ उसमें एक आत्मनिर्भरता भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि खुद के जीवन के कार्य वो करने लग जाता है। वो अपने पाठ्य पुस्तकों की जो किताब है उनको बैग में जमाना, अपने कपड़े खुद पहनना, कपड़ों को टांग के रख देना, ये सारी जो चीजें हैं ये वो करना शुरू कर देता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में पाई जाती है। और इस फोटो के जरिए आप समझ सकते हैं यह प्रवृत्ति आप जब इस अवस्था में रहे होंगे तो आप में भी होगी। कंचे इकट्ठे कर लेना, या जैसे बालिकाएं थी वो गट्टे खेलती थी तो वो पत्थर के जो गट्टे हैं वो इकट्ठे कर लेना। कई और बहुत ही हुनरबाज बच्चे थे तो जब चर भर नाम का एक खेल आता तो उसमें वो इमली की वो जो थे बीज वो इकट्ठे कर लेना। तो ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठे करने की जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, इसलिए इसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आप अपने घर से निकलकर, अपने परिवारजनों से निकलकर दोस्तों के बीच में रहना शुरू करते हैं। आपकी एक टोली होती है, आपकी एक गैंग होती है, आपके एक दोस्त होते हैं। ऐसे में उन दोस्तों के जीवन का प्रभाव आप पर पड़ता है, आपके जीवन का प्रभाव उन पर पड़ता है। एक अंग्रेजी की कहावत है, मनोवैज्ञानिक कहावत है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विथ। आप जिन लोगों के साथ जीते हैं, रहते हैं, आप उनका एवरेज हैं, उनका औसत हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पहले घर में रहता था, जब वो पूर्व बाल्यावस्था में था, वो अपने परिवार के बीच में रहता, तो अपनी उसकी सोच वैसी थी। लेकिन अब जब वो बाहर गया, वो एक टोली के संपर्क में आया, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, और ऐसे परिवर्तन उस व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाते हैं, उस बच्चे को एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं, उस बच्चे को खिलंदड़ स्वभाव का बनाते हैं। और इसीलिए ये जो एज है, जो उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड एज है, ये बच्चे को बहिर्मुखी बनाती है, ये बच्चे को एक्सट्रोवर्ट बनाती है। तो कहा जाए एक्सट्रोवर्ट कौन सी एज में बच्चा होता है, तो एक्सट्रोवर्ट साहब, बहिर्मुखी साहब, वो बच्चा सर कौन सी एज में होगा, वो बच्चा होगा उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगी ये बात। और इसी अवस्था में बच्चा उत्पाती हो जाता है, क्योंकि लड़ने की प्रवृत्ति है, दोस्तों के साथ रहता है, गैंग भी बना ली उसने तो अपनी, तो वो उत्पाती भी हो जाएगा। उत्पाती आप समझ ही सकते हैं, इस पॉइंट को समझाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो कथन का अभिप्राय है ये सब उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। यहां देखिए, ये एक तस्वीर आपके लिए है। ये बच्चा बहुत ईमानदारी से, बहुत शालीनता से अपने जूतों की लेस बांध रहा है, और शायद इसके पिताजी इसके बगल में बैठे हैं। तो ये बताता है किस तरह से उस बच्चे में आत्मनिर्भरता का भाव आता है। अब मैं यहां पर आपको, इससे पहले कि इस प्रश्न पर आऊं, मैं एक चीज बार बार कह रहा था कि हम मिथ्या पक्वता को पढ़ेंगे, मिथ्या पक्वता को समझने की कोशिश करेंगे। मिथ्या शब्द का मतलब होता है झूठ, गलत, ठीक है। मिथ्या शब्द का मतलब होता है झूठ, और पक्वता जो शब्द है वो बना है परिपक्वता से, यानी मैच्योरिटी से। कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें व्यक्ति को झूठ ही इस तरह से मिले, तो मिथ्या पक्वता का मतलब यहां पर आप इसे समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने, वही क्वेश्चन अब मैं फिर ले आया हूं जिस क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा था। इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों के साथ है,
घूमेगा। भाई टोली है, टोली कहीं घर में बैठ के तो रहेगी नहीं, टोली तो घूमेगी। और मनोवैज्ञानिकों ने कहा भी है कि ये बेपरवाह होकर बिना किसी कारण के इधर से उधर घूमते रहना इस अवस्था की खासियत है। हम जब बहुत छोटे थे घरों में, जब आजकल तो ये मोबाइल वगैरह से खेलने का दौर आ गया, अपन जब छोटे थे तो टायर चलाते थे, और टायर चलाते चलाते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते थे। तो ये कौन सी अवस्था थी? ये अवस्था थी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। मेरे ख्याल से अब आपको इस चीज को ये चीज समझ में आ गई होगी। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? एक और प्रश्न है, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? यानी आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है। सिंपल सी बात है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। बिल्कुल, इस उम्र में तो गैंग एज होती है, ये तो गैंग एज कहलाती है, तो इसमें तो अपने हम उम्र बालकों के साथ वो रहता है। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बिल्कुल बच्चा अपने कपड़े खुद पहनना शुरू कर देता है, जूतों की लेस बांधना शुरू कर देता है, बैग के अंदर अपना सामान रख देता है, टिफिन जो है वो पूरा खाली करके खाना खा के घर पे लाके रख देता है। ये वैयक्तिक आत्मनिर्भरता भी इस उम्र में पाई जाती है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं में कहीं भी हमने ये चीज नहीं पढ़ी कि कोई व्यक्ति जो है उसमें पुरुषोचित जो सामाजिक जो भूमिकाएं हैं वो आ जाती हैं, या स्त्री में स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं जो आती है। सामाजिक भूमिकाएं का मतलब है, इसको बहुत सरल तरीके से समझे तो कि कोई पुरुष है, बालक है, तो वो बालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे। सामाजिक जीवन जैसा उसका होगा कि खिलंदड़ रहना या ये रहना। और स्त्री जो है उसमें स्त्री जैसे गुण आ जाएं, संकुचित रहना, बहुत कम बोलना, और ये सब जो चीजें हैं, लज्जा हया, ये जो स्त्रियों के गुण कहे गए हैं, ऐसी जो भूमिकाएं हैं, तो क्या ये इस अवस्था में कहीं हमने समझा इसकी विशेषताओं में? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। और सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, गैंग में है, टोली में है। हम खुद जानते हैं, हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो क्या से क्या अलग से अलग खेल बना बना के खेला करते थे। तो जाहिर सी बात है, ये तीनों तो इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, इसलिए ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन लेटर चाइल्डहुड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? प्रश्न पढ़ के हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया। सरल सवाल है। सवाल कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो गैंग एज होती है, उत्तर बाल्यावस्था में जो जिसको हम टोली आयु कहते हैं, वो आदमी के जीवन में किस तरह से उसको फायदा पहुंचाती है। बस ये पूछा गया है, कैसे उसको फायदा पहुंचाती है। तो पहला ऑप्शन है कि बिल्कुल टोली में रहेगा, दोस्तों के साथ रहेगा, तो निर्भर हो वयस्कों पर निर्भर ना होकर खुद पर निर्भर होना सीखेगा। हमने कई बार देखा होगा ना, कोई बच्चा है जो मान लो घर में बहुत प्यार से लाड से हमने उसे पाला, उसके चोट लग जाती थी तो हम उसको मरहम कर देते थे। अब वो दोस्तों में रहने लग गया, हल्की सी चोट लगी, रोने लगा, तो साथ बोलते है रो रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। तो इस तरह की जो चीज है, ये उसको बोलेगी कि नहीं, मैं अपने आप को बदलूंगा, और इस तरह से वो अपने आप को आत्मनिर्भर करेगा। तो ये वयस्कों पर निर्भर ना होकर वो आत्मनिर्भरता सीखता है। ये इसका सही स्टेटमेंट है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, बिल्कुल टोली में रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था ना कि माताजी एक थैला देके बेचती हैं कि जा बेटा बाजार से ये छोटा सा सामान ले आ, तो वो ले आता है और उसमें वो बहुत खुश होता है कि अच्छा मुझसे ये काम करवाया गया, ग्रेट। तो ये जिम्मेदारियों को निभाना भी वो सीखता है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ये गैंग एज की उत्तर बाल्यावस्था की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने समूह के लिए वो जान भी दे सकता है। उसको लगता है नहीं, मेरे दोस्त जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। तो ये जो समूह के प्रति वफादार होना बिल्कुल इसी अवस्था की खासियत है। और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेना असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैंग के सदस्यों से लड़ाई कर लेना, क्योंकि गैंग में तो उसे रहना है, अपने समूह में उसे रहना है, अपने समूह में उसे स्वीकार्यता चाहिए। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों करेक्ट ऑप्शन थे, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा विपरीत है, कौन सा अलग है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर हमने कुछ सवाल थे जो आज किए। हमने बाल्यावस्था के तीनों चरणों को, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और आपकी जो लेटर जो चाइल्डहुड है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, उसको समझा। आइए लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आज जो जो हमने पढ़ा उसके ऊपर, और फिर आज की क्लास का विधिवत हम समापन करेंगे।
आइए दोस्तों, बात हमने एक प्रश्न के साथ की थी। प्रश्न था कि शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल देखने को मिलती है, दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल उसमें होती है, माता ही खाना खिलाती है, माता ही कपड़े पहनती है, दैनिक क्रियाओं की निवृत्ति के लिए भी उसे किसी की आवश्यकता पड़ती है। नैतिकता का होना, नैतिकता कहीं भी नजर नहीं आती शैशवावस्था में, इसलिए यह इसका सही उत्तर है। और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। फिर हमने पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं इसको बाल्यावस्था को समझने के लिए। हमें जो समझना है वो है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक रहेगी, पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक रहेगी, उत्तर बाल्यावस्था जो आपकी कहां से रहेगी 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो आपकी रहेगी 12 वर्ष से आगे। ठीक है, इसको शैशवावस्था को इन्फेंसी भी कहा जाता है, इन्फेंट जिसको हम कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था इसको लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है, और किशोरावस्था इसको एडोलेसेंस भी कहा जाता है। आइए शैशवावस्था की बात करते हैं। वैलेंटाइन ने इसे आदर्श काल कहा था, आदर्श काल। इट इज एन आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, इट हैज बीन सेड बाय मिस्टर वैलेंटाइन। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शैशवावस्था एक आधार है जिस पर व्यक्ति अपने भावी जीवन का निर्माण करता है। मींस इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ द पर्सन्स डेवलपमेंट एंड हिज होल लाइफ इज लेट डाउन। क्रो एंड क्रो का यह स्टेटमेंट था, वैलेंटाइन और क्रो एंड क्रो। उसके बाद हमने पढ़ा था शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। फिर आए अपरिपक्वता, क्योंकि बहुत छोटा है तो परिपक्व भी नहीं होगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, खाना खाने के लिए रोएगा, प्यास लगी है तो रोएगा, भूख लगी है तो रोएगा, किसी की याद आ रही है तो रोएगा, चोट लगी है तो रोएगा, तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। नैतिकता का अभाव, कोई नैतिकता नहीं है। मोबाइल वाला उदाहरण हमने देखा था, उसको आपने पकड़ा है वो फेंक देगा उसको। संवेगों का विकास, धीरे धीरे इस अवस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के मूल संवेग जो हैं उनमें विकास होना शुरू हो जाए, मतलब वो संवेग जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। आत्म प्रेम की भावना, वो बहुत स्वार्थी होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप से प्यार करता है और उसको लगता है सब भी मुझसे ही प्यार करे, कोई किसी और से प्यार ना करे। गैर सामाजिक, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, गैर सामाजिक, उसको कोई मतलब नहीं है, और इसके लिए हमने ये चैनल वाला उदाहरण समझा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, वही क्वेश्चन था। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा दीजिए। खिलौनों की आयु कहा जाता है सर जी पूर्व बाल्यावस्था को। किसने कही थी ये बात कही थी ब्रूनर, होरान और काज ने। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था चाइल्डहुड। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण जीवन की कोई अवस्था ही नहीं है, और रॉस कहते हैं बाल्यावस्था मिथ्या पक्वता का कार्य है, मिथ्या पक्वता का काल है। बाल्यावस्था को ब्रेक किया गया पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में, पढ़ने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से। तो 2 से 6 वर्ष तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था के हमने जब विशेषताएं पढ़ी तो हमने देखा पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौना आयु। इसे विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा विद्यालय जाता नहीं है। शिक्षकों द्वारा कहा गया कि बच्चे को घर पे रखो, तैयारी की आयु इसे कहा गया। और इसीलिए आपने देखा होगा कई क्रैच, कई किंडरगार्टन, कई नर्सरी स्कूल, कई प्ले स्कूल जो खुल गई हैं जहां पर इस अवस्था के बच्चों को एडमिट करवाया जाता है, एडमिशन उन्हें दिलवाया जाता है, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि मनोवैज्ञानिक इसे तैयारी की आयु कहते हैं। उसके बाद टोली पूर्व, क्योंकि इसके बाद वाली अवस्था को हमने देखा था वो टोली अवस्था है, गैंग एज है, दोस्तों के साथ रहेगा, तो ये टोली अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी ये कहलाती है। इसकी और इसमें हमने देखा था विशेषताओं में, इसकी एक और फीचर जो है वो ये है कि ये कष्टप्रद अवस्था है। कष्टप्रद अवस्था है क्योंकि बच्चा बहुत गुस्सैल हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता, जिद्दी हो जाता है, इसीलिए इसको कई बार माता पिता समस्या अवस्था भी कहते हैं। कई ऐसे परिवर्तन उसमें होते हैं जो उसको खुद को समझ में नहीं आते, इसलिए इसे कष्टप्रद अवस्था कहा जाता है। शारीरिक विकास मंद गति से होता है। शैशवावस्था में तेज गति से था, यहां पर मंद गति से होगा। याद रखिएगा कुछ इस तरह से इसे समझने की कोशिश करने के लिए, लिंक करने के लिए कि किसमें मंद गति से होता है। तो शैशवावस्था एस से शुरू होती है और एस से होती है स्पीड, और एस से ही है शारीरिक विकास। तो एस से शारीरिक विकास, एस से स्पीड, एस से शैशवावस्था। एक छोटा सा एक निमोनिक है जिसको बना के आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अत्यधिक जिज्ञासा की अवस्था, हर बात पे सवाल करेगा, हर बात पे प्रश्न पूछेगा, हर बात पे उसको उत्सुकता रहेगी, हर बात उसको जाननी है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये पूर्व बाल्यावस्था है। और इस बात को केवल जान के खुश नहीं रहेगा, उससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल निकाल के लाएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए इस अवस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं।
फिर इसकी एक और प्रवृत्ति है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। जो आप कहेंगे आपके पीछे पीछे दोहराने की कोशिश करेगा वो बच्चा, तो इसलिए इसको अनुकरण करने की प्रवृत्ति कहते हैं। नए नए कौशल सीखने की अवस्था भी यही होती है, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीख रहा होता है इस वक्त, और कल्पना की शक्ति में भी तीव्र विकास होता है। दीवारों के आप देख सकते हैं अपने घरों की ओर को, दीवारें सारी कैनवस बनी हुई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, बच्चे बना के छोड़ देते हैं दीवारों पर। ये दो उदाहरण थे उस तस्वीरों से जिन्हें हमने समझा था। फिर आ गए थे हम खिलौनों की आयु पे। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता की आयु कहा जाता है, यह हमने समझा था। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता की आयु कहा जाता है। रॉस ने यह बात कही थी। मैंने कहा था कि इस सवाल पे मैं एक बार फिर से आऊंगा, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यह सवाल लेके आया हूं। अगर इस सवाल के 4 ऑप्शंस में, मैं एक बार वापिस ये सवाल आप लोगों से पूछने जा रहा हूं दोस्तों, अगर इस सवाल के 4 ऑप्शन में बाल्यावस्था, शैशवावस्था ना देकर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दिया हुआ होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होता? पूर्व बाल्यावस्था होता या उत्तर बाल्यावस्था? इसका उत्तर होता उत्तर बाल्यावस्था। क्यों होता, समझने की कोशिश कीजिए। एक शब्द यहां पर दिया हुआ है मिथ्या पक्वता। मैंने बताया मिथ्या का मतलब होता है झूठ, पक्वता शब्द आया है परिपक्वता से, यानी एक बच्चे के अंदर झूठी किस्म की मैच्योरिटी आ जाएगी। हमने पढ़ा कि जब वो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा, जब वो बच्चा आत्मनिर्भर होना शुरू होगा, तो उस जिम्मेदारियों को निभाएगा, तो उसमें धीरे धीरे ये भाव आएंगे कि अच्छा मैं तो कुछ जानने लग गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरे घर वाले मुझसे ये काम करवा रहे हैं। तो ये उसको लगता है कि ये मेरे अंदर मैच्योरिटी आ रही है। लेकिन क्या उसमें वाकई मैच्योरिटी आ रही है एक 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे के अंदर? नहीं ना। इसलिए इस अवस्था को मिथ्या पक्वता कहा गया है। रॉस का यह कथन है। रॉस ने किस तरह से बांटा था हम जानते हैं अवस्थाओं को, तो इसलिए इसका उत्तर उत्तर बाल्यावस्था होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा और क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, बिल्कुल दल समूह में, गैंग एज में तो बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में रहेगा। अनुकरण करने की अवस्था, बिल्कुल अनुकरण करेगा। हमने बेलन वाले उदाहरण से, रोटी वाले उदाहरण से देखा था, दाढ़ी वाली एक फोटो देखी थी हमने शेविंग करते हुए की। प्रश्न करने की अवस्था बिल्कुल पूर्व बाल्यावस्था में होती है। कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या और कितना, ये सारे सवाल उस बच्चे को पूछने होते हैं। खेलने की अवस्था, बच्चा बिल्कुल खेलता है इस उम्र में, तो ये सारी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बालकों को नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है। घूमेगा कब? दोस्तों के साथ। दोस्त कौन सी अवस्था में मिलते हैं? उसके दोस्त बनते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, यानी लेटर चाइल्डहुड में, गैंग एज के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, हमने समझने की कोशिश की थी, 6 से 12 वर्ष तक, लेटर चाइल्डहुड इसे कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, इसे एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। नाजुक अवस्था, क्योंकि गैंग में है, दोस्तों के साथ है, संभव है कुछ अप्रिय घटना हो जाए, तो इसलिए इसे नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से होता है। उस वक्त शैशवावस्था में तेज था, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में मंद था। यहां पर उसकी स्पीड स्टेशनरी हो जाती है, समान हो जाती है। टोली आयु, गिरोह अवस्था इसको कहते हैं। लड़ाई करने की प्रवृत्ति, लड़ाई का मतलब गैंग के लिए वो किसी से भी लड़ जाएगा, वो अपने परिवार वालों से भी लड़ जाता है, किसी की भी बात नहीं मानता, मेरे दोस्तों को आपने ऐसा कैसे कह दिया। यह अवस्था कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। समूह टोली में स्वीकार्यता का भाव, वो चाहता है कि उसकी टोली में सब उसे स्वीकार करें, और इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में ये एक फीचर, ये एक विशेषता हर बच्चे में देखने को मिलती है। आत्मनिर्भरता का भाव, हमने देखा वो अपने जूते खुद बांधना शुरू कर देता है, कपड़े खुद पहनना शुरू कर देता है, कॉपी किताब बैग में जमाना शुरू कर देता है, टिफिन जो है वो अपना सही जगह पे रखता है, कपड़े खोल के जब स्कूल से आता है तो सही जगह पे टांगना शुरू कर देता है। तो इस तरह की घटनाएं उस देखने को मिलती है, इसलिए आत्मनिर्भरता का भाव आता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, हमने गट्टों के उदाहरण से, कंचों के उदाहरण से, चरभर के उदाहरण से ये सारी चीजें समझने की कोशिश की थी। बहिर्मुखी स्वभाव, क्योंकि बहुत से लोगों के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है पुरानी प्रवृत्तियां जाएंगी, नई प्रवृत्तियां आएंगी। हार्लॉक ने भी यही कहा था, विकास जो है वो क्या था? पुराने लक्षणों का जाना, नए लक्षणों का वापस आना। तो बहिर्मुखी स्वभाव, जाहिर सी बात है क्योंकि नए लोगों के संपर्क में आएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। उत्पाती अवस्था, दोस्तों के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है खिलंदड़ होगा, बदमाशियां करेगा। आत्मनिर्भरता का भाव ये हमने समझा, कंचों की एक फोटो है, एक फोटो जूते बांधते हुए एक प्यारे से बच्चे की फोटो है।
फिर हमने कुछ सवाल किए थे, अवस्था में बालकों को नई खोज करने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है, सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं बिल्कुल खेलता है, वो बहुत से अच्छे खेल खेलना शुरू कर देता है, पुरुषोचित स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका कभी भी नहीं आएंगी, यही इस क्वेश्चन का उत्तर था। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल टोली एज गैंग एज साथियों के साथ, दल गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। यह सवाल मैंने समझाया भी था, कहा गया है कि एक आम बच्चे के विकास में गैंग एज कैसे भूमिका निभाती है। वयस्कों पर निर्भर न होकर अपने ऊपर निर्भर होना सीखता है, बिल्कुल। जिम्मेदारियां निभाना सीखता है, बिल्कुल। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, यस। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाता है अपने गैंग के दोस्तों से, बिल्कुल नहीं। गैंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ एज फार एज लेटर चाइल्डहुड इज कंसर्न्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहां पर आज जो दूसरी कक्षा जो है, जो हमने शैक्षिक मनोविज्ञान की ली है आप लोगों की, वो समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा में जो हमने सवाल किए, सवालों से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स किए, वो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आए होंगे। आपके जो भावी परीक्षा की जो आपकी तैयारी है उसमें ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। इससे पहले भी एक क्लास हम ले चुके हैं जिस क्लास में मैंने जो विकास की संकल्पना और सिद्धांत के ऊपर कुछ सवाल थे कराए थे, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश की थी। उस क्लास का जो लिंक है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत से और टॉपिक्स की क्लास भी आपके लिए रेगुलर हो रही है। सुनील सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास रेगुलरली आपकी लेवल 1 लेवल 2 की लेकर आते हैं। यूनुस सर जो हैं वो आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स की क्लासेस आप लोगों के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर अपने घरों में बहुत सुरक्षित होकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा और ताकत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं लेता हूं विदा, अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।